Hello everyone. Done. Clear है audio video? Yes. Okay. तो आज एक नया टॉपिक ओवरहेड्स. इट इज पार्ट ऑफ कॉस्टिंग. क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसका नाम क्या है? यूएससीए में. तो जो कॉस्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? मेन सब्जेक्ट रहेगा. तो ऑलमोस्ट 2020 प्लस 15 यानी 55% जितना वेटेज आपका क्या रहेगा? कॉस्टिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रहेगा. ठीक है. नाउ उसमें से बेसिक कॉस्टिंग का एक चैप्टर हम आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? ओवरहेड कॉस्ट्स. ठीक है. वेरी सिंपल चैप्टर. कुछ टॉपिक्स है जो याद रखने हैं, कुछ डेफिनेशंस है जो याद रखने हैं आपको. एंड इन नो टाइम ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा. ऑलरेडी हमने अकाउंट्स का एक चैप्टर खत्म कर दिया है. नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है. अगर उसमें कोई डाउट वगैरह आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क. डन. चलो आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स और कॉस्ट ऑब्जेक्टिव. इसमें थोड़ी थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है. दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. आपके एग्जाम में भी ऐसा ही रहता है. एमसीक्यूज होते हैं लेकिन वो थियरी बेस्ड भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड भी. तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे क्योंकि कोई ऐसा क्या है सारा पूछा जाएगा तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ही. तो ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है, लेकिन एटलीस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. डन. चलो स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव्स. Cost objects are defined as resources or activities that serve as the basis for management decision. Cost object requires separate cost measurement and may be products, product lines, departments, geographic territories or any other classification. तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि कॉस्टिंग जो मेजर मैनेजमेंट डिसीजंस है वो किसके बेस पे ले रहे हैं. तो डिपेंड करेगा कि हमें कैसे क्लासिफिकेशन कर रहा है और किस चीज का एनालिसिस चल रहा है. ये आपका पूरा कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कॉस्ट के बेस पे. और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिजनेस चला रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है? बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट्स के हम पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया. यानी हमारा फोकस क्या रहेगा? कॉस्ट्स के ऊपर कि भाई कम से कम कॉस्ट होना चाहिए, ऑप्टिमम कॉस्ट होना चाहिए. करेक्ट. तो यहाँ पे वो लोग ऐसा हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हम लोग किसी की बैकग्राउंड होगा ना हमारा कि भाई कोई चीज को फोकस करके हम लोग डिसीजन ले रहे हैं. तो ऐसे अलग अलग उन्होंने बोला है कि आइडिया हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट. तो सिंपल डियर फ्रेंड्स कि अगर हम लोग अलग अलग 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ए बी सी. करेक्ट. तो अगर हम लोग कॉस्ट्स को इन चीजों में अगर क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई ए का कॉस्ट कितना, बी का कॉस्ट कितना, सी का कॉस्ट कितना, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन. फिर एक डिपार्टमेंट बेस्ड है. तो अलग अलग हमारे प्रोसेसेस हो सकते हैं. उसके हिसाब से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट रखा होगा. फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट. तो वहां पे उसके हिसाब से अगर आप कॉस्ट निकाल के क्लासिफिकेशन करके डिसीजन ले रहे हो तो उसका एक अलग क्राइटेरिया हो गया. फिर ज्योग्राफी बोला था. यानी कोई मान लो कि अहमदाबाद बेस्ड प्रोडक्ट हमारा क्या है? ब्रांच है. फिर एक बड़ौदा में है. ठीक है. चेन्नई में है. तो ये क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी बेस्ड. तो ऐसा कोई भी बेस लेके हम लोग क्या है कि कॉस्ट एनालिसिस करने बैठ सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी बेस का क्या हो सकता है रीजन? तो रीजन हो सकता है कि हमारे 3 ब्रांच चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई तीनों प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर किसी एक में लॉस आ रहा है तो चेक करेंगे कि लॉस क्यों आ रहा है, क्या हम लोग उसको रिकवर कर पाएंगे, क्या हम उसकी सिचुएशन बेटर कर पाएंगे। अगर आंसर हाँ है तो करो, ना है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इस ब्रांच में से एग्जिट कर देना चाहिए, ये ज्योग्राफी में से एग्जिट कर देना चाहिए। करेक्ट। तो वो सारे डिसीजंस लेने के लिए जो हम बोल रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या सीखा कि ये अलग अलग क्राइटेरियाज के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट का डिसीजन ले सकते हैं। फोकस ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, integration of product costing with cost control measurement and assignment of objective maximizes the effectiveness of management accounting systems. Cost measurement and assignment may focus on valuation of product or inventory or cost control. ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा ऐसा समझने जैसा नहीं है। Costs reported on aggregate level do not provide information for decision making and therefore costs are classified into various logical groups. तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी का पी एंड एल देखोगे तो उसने क्या लिखा होगा कि ब्रॉड सम्स में क्या है, ब्रॉड हेड में लिखा होगा कि भाई सैलरी। तो अगर कोई आपकी कंपनी की पी एंड एल आप देखोगे और सैलरी में उसका 1 करोड़ लिखा है तो उससे आपको बस इतना पता चलेगा कि भाई कंपनी 1 करोड़ की सैलरी पे करती है पूरे साल। अगर आपको डिटेल में जाना है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, वो डिपार्टमेंट कितना सेल कर पा रहा है, करेक्ट, तो वो चीजें क्या है पी एंड एल से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वो जो कॉस्ट रिपोर्टिंग है सीएमए में हम जो कॉस्टिंग कर रहे हैं उसका हमारा फोकस क्या है कि वो तो समराइज फॉर्म हो गया, ठीक है, उसका भी जरूरत होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जब एज अ डिसीजन मेकर हम लोग ऐसे मैनेजमेंट उतर रहे हैं ये फील्ड में, तो हमको क्या चाहिएगा, थोड़ा और डिटेल चाहिएगा। तो हम लोग उसको और क्लासिफाई कर दे, भाई ठीक है, भाई सैलरी तो ठीक है, फिर हमको और डिटेल चाहिए। ज्योग्राफी वाइज ले सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज ले सकते हैं, करेक्ट। तो क्या बोला है, क्लासिफाइड इनटू वेरियस लॉजिकल ग्रुप्स, मतलब लॉजिकल ग्रुप्स में उसको नीचे और क्लासिफाई किया है। फिर क्या बोल रहा है कि सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई एक आइटम या फिर एक प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू आ सकती है। क्या बोला है, कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज। कैसे? तो सिंपल है, सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो डियर फ्रेंड्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बेस पे बनाने पड़ेंगे, यूएस गैप। अगर आप यूएसए में हो तो, करेक्ट। इंडिया में हो तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, इंड एस। इंटरनेशनल जगह पे हो तो आपको आईएफआरएस एप्लीकेबल हो सकता है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में। तो बेसिकली क्या है कि कहां पे भी हो आप, वहां का कुछ लोकल रूल्स होंगे जिसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। आपने भी जो भी आगे का बेसिक एजुकेशन अकाउंटिंग फील्ड में जो भी किया है, तो जो भी आपने एएस पढ़ा, इंड एस पढ़ा या फिर यूएस गैप पढ़ा, जो भी पढ़ा आपने, तो आपने देखा होगा ना अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करना है, तो बोले कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लो, डेप्रिसिएशन कैसे करना है, बोरोइंग कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करना है। तो कोई भी कंट्री में आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बैलेंस शीट में जो भी आपको अकाउंटिंग करना है उसके रूल्स होते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो वो यूएस गैप के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग में हो सकता है कि हमको कोई और मेथड रिस्ट्रिक्ट की गई हो, कोई और मेथड अलाउ की गई हो। एंड क्या बोला है, डिफरेंट फ्रॉम टैक्स पर्पसेस, तो वो भी हमें पता है कि टैक्सेशन में क्या होता है कि जो टैक्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है। जैसे कि इंडिया में हम लोग है तो इनकम टैक्स एक्ट होगा, करेक्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी कंट्री में आप हो वहां का टैक्सेशन लॉ होगा, पर्सनल टैक्स। ओवरऑल सारे वर्ल्ड में उसको अब इनकम टैक्स ही बोला जाता है, पहले कॉर्पोरेशन टैक्स ऐसा वर्ड फेमस था। तो बेसिकली आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता है कि क्या होता है कि वो लोग को क्या करना होता है, आप इनकम टैक्स कैसे भरते हो सर, प्रॉफिट के ऊपर। तो जब आपका टैक्स कितना बनता है वो प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोगों को क्या है मन में ऐसा रहेगा ना कि सर कुछ ऐसा सेटिंग करो ना कि यही नीचे आ जाए। अगर प्रॉफिट मेरा 10 लाख आता है और मेरा 30% टैक्स है तो मुझे 3 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। तो समहाउ मैं बैलेंस शीट ही ऐसे बनाऊं कि मेरा प्रॉफिट क्या है 1 लाख, तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 30,000।
तो लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं। इसलिए सारी दुनिया की सारे कंट्रीज में क्या होता है कि क्या इनकम टैक्स में वो लोग ऐसे सारे धोखे खा चुके होते हैं। तो अब जो अभी आपका एग्जिस्टिंग एक्ट है, क्योंकि आपके पिछली जनरेशन उसके आगे की जनरेशन लोगों ने इतनी टोपी पहनाई कि उन लोगों ने ये सारे जो मास्टरमाइंड्स जो आपकी हरकतें होती है वो कवर कर लिया है। आप कुछ नया स्कैम लाओ तो कुछ हो सकता है। करेक्ट। तो उन्होंने जो इनकम टैक्स एक्ट जो ड्राफ्ट किया होता है उसमें ऐसी जो उनको आइडेंटिफाइड एरिया है कि जहां पे लोग एडजस्टमेंट का फायदा उठा के चीजें बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमारे अकाउंटिंग में काफी ऐसी जगह होती है जहां पे हम एस्टिमेट्स के बेस पे एंट्रीज करते हैं, जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजंस है। तो ये सारी चीजें, वारंटी गारंटी का प्रोविजन, तो ये सब एक एस्टिमेट पे बेस होता है। तो जब हम चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ाना है या कम करना है तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जहां जहां पे हमारे पास जगह है। तो इसलिए वो सारी मेल प्रैक्टिसेस क्या है स्टॉप करने के लिए इनकम टैक्स लॉ ने भी क्या किया होता है, अलग अलग लॉज रखे होते हैं कि भाई आपको हम ये एक्सपेंस अलाउ करेंगे, ये एक्सपेंस आप करना है तो करो, हम अलाउ नहीं करेंगे। सो ऐसे डिफरेंट लॉज होते हैं। जैसे कि कंपनीज के एग्जांपल में क्या होता है कि आपको पता है जब हम स्टार्टिंग में ही कंपनी बनाते हैं तो प्री इनकॉर्पोरेशन जो एक्सपेंसेस है तो उसमें इनकम टैक्स ने क्या बोला है कि आपको जितना करना है वो करो, मैं 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है उससे ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया, एक रिस्ट्रिक्शन हो गया कि भाई 5% से ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है आपको अलाउ नहीं होगा, लेकिन आपके जेब से तो गया ही है पैसा। ये पूरी स्टोरी का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि भाई अकाउंट में अलग लॉस चलते हैं, टैक्सेशन में अलग लॉ चलते हैं और कई बार दोनों में क्या है अपने अपने अजम्पशंस होते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन में क्या बोला है यहाँ पे कि आपके टैक्स के हिसाब से जो कॉस्ट आ रहा है और आपके अकाउंट्स में जो कॉस्ट आ रहा है वो दोनों क्या हो सकता है, अलग हो सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो तो छोड़ो, जब हमको मैनेजमेंट जब डिसीजंस लेता है डियर फ्रेंड्स कि भाई ये करना चाहिए, ये खर्चा बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उसके लिए एक तीसरा आंसर भी आ सकता है कि भाई एक्चुअल में कॉस्ट हमारा अलग ही है। both inventory cost and cost reported may be different from cost used by management to take decision। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप प्री इनकॉर्पोरेशन में एक्सपेंस जितने करो, मतलब कंपनी स्टार्ट करने के पहले जो आप एक्सपेंसेस करते हो आप जितने करने हो करो, मैं इनकम टैक्स के लिए जो आपका P&L जो प्रॉफिट गिनना है ना उसमें 5% से ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा। तो ये इनकम टैक्स का लॉ है। फिर अकाउंट्स में अलग अलग कंट्रीज में कई जगह पे क्या होता है कि उसको एमोटाइज किया जाता है, कई जगह पे 5 इयर्स पे, कई जगह पे उसको क्या बोलते हैं, असेट असेट की तरह लिया जाता है, कई जगह पे राइट ऑफ किया जाता है। तो वो अलग ट्रीटमेंट हो गई। एंड एक्चुअल में तो हो सकता है अगर मैंने 7% खर्च किया हो तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट तो 7% हो गया, तो बुक्स में अलग, इनकम टैक्स में अलग, और एक्चुअली जो मेरे जेब पे जो इम्पैक्ट पड़ी वो अलग। तो बेसिकली वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पे हम लोग को अलग अलग पर्पस के लिए रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपके बुक्स का कॉस्ट अलग हो, आपका इनकम टैक्स जिसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो वो अलग हो, और आपका एक्चुअल आपके जेब पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो अलग फिगर हो। तो ये बॉक्स का बस इतना ही इंटेंशन था कि ऐसा हो सकता है। नाउ फोकस कॉमन कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट आर ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो मेन वर्ड क्या है, मैन्युफैक्चर। मेन वर्ड क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जितने भी कॉस्ट आपके मैन्युफैक्चर के रिलेटेड है वो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट। डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आ चुके हैं पास एग्जाम में जहां पे वो लोग एक लिस्ट बना देंगे और फिर बोलेंगे कि बताओ भाई इसमें से पीरियड कॉस्ट क्या है, इसमें से प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर
कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो भी कॉस्ट लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, तो सर उसमें क्या आएगा? तो सबसे मेन तो वो लोग बोल रहे हैं स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड। प्रोडक्ट कॉस्ट आर इन्वेंटोरिएबल, एक नया वर्ड आप लोगों ने सीखा, इन्वेंटोरिएबल, इन्वेंटरिएबल, इन्वेंटोरिएबल। क्या है मीनिंग उसका? कंसीडर असेट्स बिफोर द प्रोडक्ट इज सोल्ड। तो खर्चा है, लेकिन जब तक हम असेट को बेच नहीं देते हम उसको असेट मानते हैं। जैसे कि आपको पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंस शीट में कहाँ बताते हो? करंट एसेट में। तो बेसिकली तो आप जब आपने खर्चा किया होता है ना उसके ऊपर, लेकिन जब तक आप उसको बेच नहीं देते उसको हम क्या मानते हैं? असेट। तो ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल करने से पहले हम लोग क्या मानते हैं? असेट। फिर आप एग्जांपल देख लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में क्योंकि हमने क्या कीवर्ड बोला था सबसे इंपॉर्टेंट? मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट में सबसे मेन चीज क्या होती है? तो एक तो डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर जो हम लोग लगाएंगे उस मटेरियल के ऊपर काम करने के लिए, एंड फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में खर्चा हो रहा है वो। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में नॉर्मली क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब दूसरी आइटम आई पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए क्या याद रखोगे? मैन्युफैक्चर रिलेटेड। किसके रिलेटेड? मैन्युफैक्चर। सेकंड, पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस्ड इन द पीरियड एंड नॉट इन्वेंटोरिएबल। मतलब वो लोग बोल रहे कि ये सिंपली एक्सपेंस है, जब भी आए आप उस साल का जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है उसमें आप माइनस कर दो, सिंपल एक्सपेंस। पीरियड कॉस्ट, वो पीरियड का कॉस्ट है, ये पीरियड कॉस्ट। तो एग्जांपल क्या है? तो बोले सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंस यानी कि इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे, कि ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हाँ लेकिन खर्चे हैं। तो जिस साल में हो उस साल में एक्सपेंस ऑफ करो, कोई इन्वेंटरिएबल नहीं है। इन्वेंटरिएबल का मतलब क्या होता है कि जब तक उसको बेचा ना जाए उसको क्या मानते हैं? असेट। कंपोनेंट्स तो वही कि सेलिंग, एडमिन, मैनेजिंग, ऑपरेशन, ये सब। तो अब दोनों का डिफरेंस समझ गए? प्रोडक्ट कॉस्ट में हम एकदम प्रोडक्ट से कनेक्टेड है कि भाई उसको मैन्युफैक्चर करने में जो डायरेक्टली खर्चा हो रहा है, एंड पीरियड कॉस्ट में बाकी सारी चीजें जैसे कि सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फिर क्या दिया था और फाइनेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो सब। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या लिखा है बाजू में? ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम क्या मानेंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन ही क्या था? द कॉस्ट व्हिच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन बोला जाए तो आपको उसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। सर मतलब कि अगर मैं ऐसा पूछूं कि सैलरी एक्सपेंस है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है कि पीरियड कॉस्ट है? तो आपको पूछना पड़ेगा सर सैलरी दी किसको है? क्यों? क्योंकि अगर मैंने सैलरी फैक्ट्री वर्कर को दी है, वो बेचारा क्या कर रहा है? प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है, करेक्ट? तो वो क्या करेगा? कॉस्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर रिलेटेड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कॉस्ट, करेक्ट। लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सैलरी है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट तो जाके प्रोडक्ट नहीं बनाता है ना, तो ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? पीरियड कॉस्ट। समझ आया? कोई भी एक्सपेंस है तो आपको पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई किसके रिलेटेड, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई इसको पीरियड कॉस्ट मानना चाहिए या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट मानना चाहिए। ये एग्जांपल समझ आया ना कि भाई सैलरी अपने आप में आपको नहीं बोल सकता है कि इट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, आपको आगे जाना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री वाले वर्कर्स लोगों का सैलरी है तो हाँ वो प्रोडक्ट कॉस्ट है।
अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हमारी सैलरी है, तो वो सब क्या हो जाएगा, पीरियड कॉस्ट। सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट? उसके बाद क्या आया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे भी क्या बोला है, उसको ट्रीट करो एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, तो बोले ओके। सेम चीज आएगी इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आप खरीदोगे वगैरह वगैरह, तो वो सब भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिस्क्राइब लेटर। आपके आगे इसी चैप्टर में आगे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगा। और डायरेक्ट कॉस्ट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो जिसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। वो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद आपको उसके ऊपर फैक्ट्री में काम करवाना होता है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। अब वो था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या लिखा है, ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? इसको कैसे ट्रीट करना है, एज अ पीरियड कॉस्ट। क्यों, क्योंकि डू नॉट रिलेट टू मैन्युफैक्चर, नाम ही है उसका, क्या नाम है, नॉन मैन्युफैक्चर, तो उसका मतलब क्या हुआ, डू नॉट रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग। तो वही सारी चीजें, सेलिंग, जनरल, एडमिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे एक छोटी सी नोट है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, मतलब ये जो सिस्टम है जहां पे अलग अलग चीजों की कॉस्टिंग ली जाती है, उन सबका क्या होता है, अलग अलग गोल होता है। कि भाई जो टारगेट लेकर हम लोग, जो डिसीजन हमें लेना है कि भाई ये प्रोडक्ट बंद कर देना है, ये फैक्ट्री बंद कर देनी है, ये डिपार्टमेंट में स्टाफ कम कर देना है, कोई भी टारगेट हो सकता है। तो पहले एक हमारे पास टारगेट होगा कि भाई हमारा मकसद ये है, हमारा गोल ये है। उसके बाद हम लोग क्या है, जो भी रेलेवेंट चीजें है उनका क्या करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग चीजों के लिए कॉस्टिंग के लिए फॉर्मेट्स है, सैंपल्स है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में काम कर रहे हो। और फिर क्या बोला है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो जनरली मार्केट में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, तो एक तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, तो दुनिया में कोई भी बिजनेस आप करते हो, आपका एकदम फंडामेंटल रूल क्या होता है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, अपना मार्जिन। लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन में क्या होता है कि कई बार आपको सेलिंग प्राइस का रिस्ट्रिक्शन होता है, कि भाई क्या है कि भाई सब लोग पर यूनिट 100 चार्ज कर रहे हैं, पर आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, तो आप 100 से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे, नहीं तो आपका सेल ही नहीं होगा। तो ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन में कई बार क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है सेल्स प्राइस चेंज करने का, तो फिर आपके पास रास्ता क्या रह जाता है, क्योंकि एक सिंपल रूल है डियर फ्रेंड्स, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी इनकम बढ़ाओ या अपने एक्सपेंस कम करो। अगर इनकम बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन क्या बच जाता है, कॉस्ट कम करने का। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि पूरे प्रोडक्ट में जब से वो रॉ मटेरियल से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का उसका जितना भी एक्सपेंस है, उसको हम रिकॉर्ड करके पूरा एनालिसिस करेंगे, क्या कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो हम क्या है वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ताकि हम लोग को पता चले कि एग्जैक्टली हमें ये प्रोडक्ट कितने कॉस्ट में पड़ता है, ठीक है, और हम क्या किस में सेल करेंगे, किस प्राइस पे सेल करेंगे, तो क्या प्रॉफिट होगा। तो दैट इज प्रोडक्ट कॉस्टिंग। फिर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, भाई हम लोग काम ही प्रॉफिट के लिए करते हैं, भाई प्रॉफिट होगा तो पैसा बनेगा। एंड लास्ट एफिशिएंसी मेजरमेंट्स। कई बार क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि इवन यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, यू कैन स्टिल बी द बेस्ट। सर मतलब जरूरी नहीं है ना कि भाई आप लोग बेस्ट काम करो तो वही नंबर 1 आओगे, अगर बाकी सब आपके कॉम्पिटिटर से फालतू है तो आप बेस्ट नहीं होंगे तो भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो एज ए कंपनी क्या चाहती है कि कई बार हो सकता है कि आप प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन मे बी देयर इज स्कोप ऑफ मोर प्रॉफिट, या फिर
कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप हो। तो एफिशिएंसी मेजरमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, वी कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स, कि भाई कोई भी हेल्दी कंपनी जो है वो अगर ये चीज बनाने में उसको $100 का कॉस्ट पड़ता है तो एक स्टैंडर्ड हो गया। देन वी कंपेयर कि सर हमारा कॉस्ट कितना होता है, तो बोले सर हमारा 150 होता है। तो हो सकता है कि 150 पे भी हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा 150 कॉस्ट हो रहा है सेम क्वालिटी की चीज के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ इश्यू हो रहा है एफिशिएंसी में, कौन सा ऐसा प्रोसेस है। करेक्ट। तो कई बार हम लोग क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं क्या हम करेक्ट मैनर में कर रहे हैं, बेस्ट मैनर में कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। अब आपको जब भी कोई चीज सही हो रही है या नहीं, एफिशिएंट है या नहीं, तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर किससे करना पड़ेगा, एक बेंचमार्क से, कि भाई कोई बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की या फिर इंडिया की या फिर मतलब जहां पे भी आपको आपको कंपेयर क्या करना पड़ेगा, बेस्ट से ही करना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा कि एफिशिएंसी क्या है। डन। तो ये मेन 10 एस्पेक्ट्स है। प्रैक्टिकल मैंने बताया कि क्या लॉजिक है उसका। बाकी एकेडमिकली एग्जाम व्यू पॉइंट से क्या है, ऐसा कुछ खास आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट बोला था ना मैंने। देखो ये एग्जांपल आ गया एक, स्नैप मैन्युफैक्चरिंग इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट, फिर आपको बोल दिया प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट निकाल के दे दो। तो अब एक लिस्ट है आपके पास और आपका मिशन क्या है, कि इन लोगों को बाइफरकेट करना है प्रोडक्ट कॉस्ट में और पीरियड कॉस्ट में। समझे? इसको बाइफरकेट करना है प्रोडक्ट कॉस्ट में और पीरियड कॉस्ट में। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, दोनों का टोटल करो। क्या लग रहा है आपको, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, पीरियड कॉस्ट में क्या आएगा? आंसर आ जाए तो चैट में टाइप कर देना, और ना आए तो टाइप कर देना कि भाई नहीं हो रहा है सर। यस डियर फ्रेंड्स, कुछ हो रहा है या नहीं? 2 minutes, yes, take time.
Rutul, period 2035500, product 11750,250. परफेक्ट। बाकी लोग आई एम श्योर आपका भी आ गया होगा। कोई एक आधे आइटम में डाउट हो रहा है तो चलो मेरे साथ फोकस। वेजेस फॉर फैक्ट्री, वेजेस फॉर अकाउंटिंग, ये तो हमने डिस्कस किया था, वही बात हो गई। तो फैक्ट्री वाले लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट को क्या है, सीधा एक्सपेंस ऑफ होगा। तो ये जो 57 लाख जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेकिन 8,40,000 क्या है, पीरियड कॉस्ट। सेल्स एंड प्रमोशन एक्सपेंस, क्या ये मैन्युफैक्चर रिलेटेड है? नहीं, मैन्युफैक्चर हो चुका होगा तो ही तो सेल कर रहे हैं। तो 3,25,000 इट इज अ पीरियड कॉस्ट। रॉ मटेरियल्स परचेस, भाई मैन्युफैक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर ही काम होता है, इसलिए रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है। और उसके ऊपर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू मैन्युफैक्चरिंग। डन। तो रॉ मटेरियल्स परचेस्ड 4,950,250। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन का एक्सपेंस है डियर फ्रेंड्स, तो वो तो पीरियड कॉस्ट हो जाएगा। लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो आपको याद है ना प्रोडक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बिकॉज प्रोडक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन ही क्या है, कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली ये कहां पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, यू नो इट इज ए पीरियड कॉस्ट, और इसका आप टोटल कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर 11750,250,2035,500। लॉजिक समझ आ गया? ऐसा एग्जांपल्स में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। आपकी यूएससीएमए की कोई भी एग्जाम में कोई भी इलस्ट्रेशन को ऐसा नहीं समझना है कि सर ऐसा इजी है, आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। क्योंकि 100 एमसीक्यूज पूछना है, वो 100 के 100 हार्ड नहीं पूछेगा ना। अगर सबकी डिफिकल्टी लेवल वो एक्सट्रीम रखेगा तो पास कौन होगा? तो आपके पेपर्स में क्या होता है कि भाई 20-30% इजी होता है, 30-40% माइल्डली मतलब मीडियम लेवल का होता है, और कुछ 5-10% 15% क्या होता है, एकदम डिफिकल्ट होता है। ऐसे ही बनाएंगे ना वो पेपर। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई सर ऐसा इजी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। जितना भी बुक में मटेरियल में दिया है सब आ सकता है, मान के चलो, ठीक है। प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्लियर। कॉस्ट पुल, तो पूल आपको वर्ड पता है, किसी भी चीज को इकट्ठे में हम पूलिंग बोलते हैं, करेक्ट। तो कॉस्ट पूलिंग का मतलब क्या है, सिंपल, कि कोई भी एक क्राइटेरिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने वो खर्चे अगर ऐड किए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल। फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस जब आप कलेक्शन ऑफ कॉस्ट करते हो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पूल। Collection of cost elements and assigned to other cost object using a common basis of allocation. A cost pool can be a group of costs or a specifically identified cost center. मतलब कि एग्जांपल बोला है डिपार्टमेंट और मैनेजर, तो हम बोलते हैं कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा, सैलरीज होंगे, मटेरियल्स होंगे, डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि अगर उस डिपार्टमेंट में मशीनरीज यूज हो रहा है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के कॉस्ट, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएगी एक जगह पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल, डन।
Cost assignment is the process of assigning cost to cost pools and then to cost objects. Cost can be assigned under direct tracing allocation. ठीक है, तो ये बेस बना रहे थे. अंदर डिटेल में अभी हम आगे पढ़ ही रहे, अभी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ. डायरेक्ट कॉस्ट, तो नाम ही क्या है? डायरेक्ट. डायरेक्ट, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट है? तो डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में क्या बोला गया है? कैन बी इजीली ट्रेस्ड टू ए कॉस्ट पूल. मतलब आप आसानी से बता सकते हो कि अगर ये खर्चा है तो ये कौन सी प्रोडक्ट से रिलेटेड है. करेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट. तो सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. फिर वो लोग क्या करेंगे? समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? कि कई कॉस्ट कैसे होते हैं कि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे कि मानो कि अपना प्रोडक्ट ए है ना, उसके लिए रॉ मटेरियल 1 एंड रॉ मटेरियल 2 चाहिए. समझ रहे हो? तो रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2 का जो कॉस्ट है वो तो डायरेक्टली हम लोग रिलेट कर पाएंगे ना कि भाई ये खर्चा तो ए बनाने में हुआ है. लेकिन मान लो कि हमारी फैक्ट्री जो है उसमें ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें हमारे पास 100 वर्कर्स है और 5 सुपरवाइजर है. तो ये 5 सुपरवाइजर जो है उनका खर्चा किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए? वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है. हाँ, कुछ रीजनेबल बेसिस लेके हम पहुंच सकते हैं कुछ एस्टिमेट्स करके. लेकिन आप फर्क समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? जब प्रोडक्ट ए बन रहा है रॉ मटेरियल 1 एंड 2 से, तो रॉ मटेरियल 1 एंड 2 का जो कॉस्ट है वो क्या हो सकता है? डायरेक्टली यू कैन ट्रेस इट टू द मेन पार्टी. करेक्ट. पर मैंने क्या बोला? हम लोग 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे पास 100 वर्कर्स है और उनका काम चेक करने के लिए 5 सुपरवाइजर्स रखे हमने. तो नाउ इट इज नॉट दैट इजी टू डायरेक्टली ट्रेस कि सर ये सुपरवाइजर का 1 लाख सैलरी है तो ए के कॉन्टेक्स्ट में कितना हुआ, बी के कॉन्टेक्स्ट में कितना हुआ. सो यू आर गेटिंग द ड्रिफ्ट. तो वो है डायरेक्ट कॉस्ट. अब डायरेक्ट कॉस्ट का मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या दिया उन्होंने? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. तो मटेरियल जिसके ऊपर प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, और जो काम कर रहे हैं मतलब फैक्ट्री वर्कर्स, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. डायरेक्ट मटेरियल, तो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल क्या है कि भाई हम लोग जैसे कि अभी के एग्जांपल में हमने बोला कि भाई प्रोडक्ट ए के लिए रॉ मटेरियल 1 एंड रॉ मटेरियल 2 यूज होते हैं. तो रॉ मटेरियल 1 एंड 2 खरीदने के लिए जो खर्चा हुआ उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. लेकिन आपने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सारी चीजें पढ़ी होगी अगर आपने बीकॉम वगैरह में ध्यान दिया है तो. ठीक है, और नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, कोई नहीं देता है बीकॉम में ध्यान. तो 2 टाइप के लॉस होते हैं डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस ऐसी चीज है कि आप कुछ भी करोगे वो नहीं बचेगा. ठीक है, इतना नुकसान तो हो ही जाएगा. करेक्ट. तो फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि ये पेट्रोल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम, तो उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में क्या होगा? इवोपोरेट हो जाएगा. करेक्ट. तो किसी एक पोजीशन से नेक्स्ट जगह पे ले जाना या फिर ट्रांसपोर्टेशन में मान लो कि साइंटिफिकली क्या होता है कि 5% लॉस होने वाला ही है, तो वो होने वाला ही है, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस. तो ऐसा लॉस जो नॉर्मली सबके साथ होता ही है और उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस, किसी एक ट्रांजिट में 50% इवापोरेट हो गया. नहीं नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या तो आपसे कोई गलती हुई पैकिंग में या कोई कुछ रास्ते में कुछ ऐसी घटना हुई, कहीं पे कुछ एबनॉर्मलिटीज है, तो ये क्या है? नॉर्मल नहीं है. लेकिन जो नॉर्मल लॉस होता है, तो डियर फ्रेंड्स मान लो कि 5% का नॉर्मल लॉस होता है, तो बिजनेसमैन स्मार्ट होता है ना, वो क्या करेगा? जो नॉर्मली उसको पता है कि नुकसान होने वाला है, करेक्ट, मतलब क्या है कि मैं कोई 100 रुपए की चीज है, मुझे 150 में, मुझे 50 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और मुझे पता है कि ये 100 में है ना, मेरा नॉर्मल लॉस के चलते 5 रुपए का और लॉस हो जाएगा. करेक्ट, क्योंकि नॉर्मल लॉस है उसका मतलब क्या है कि हमें पहले से आइडिया है
कि इतना लॉस तो होने वाला है, ये नॉर्मली इतना होता ही है। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्या कर देंगे, हमें 50 का प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स प्राइस ही 150 कर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, लॉजिक क्या है इसका, फंडामेंटल बेसिक, कि हम लोगों को जब नॉर्मल चीजें पता ही होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको प्रोडक्ट में चार्ज कर देते हैं। जब हमें पता ही है कि इतना नुकसान होने वाला है तो हम लोग क्या कर देते, नॉर्मल जो हमारा लॉस होता है वो ऑलरेडी हम प्रोडक्ट में चार्ज कर देते, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम ना हो। समझ आया सर? ये पूरा डिस्कशन क्यों, ये डिस्कशन इसलिए क्योंकि नॉर्मल टर्म्स में तो हम लोग अगर ऐसे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे तो डायरेक्ट मटेरियल में हमारा आंसर वहां पे ही खत्म हो जाएगा कि भाई जो रॉ मटेरियल लेने में खर्च हुआ। लेकिन आपकी कॉस्टिंग की दुनिया में सिर्फ उतना आंसर नहीं चलेगा, परचेस कॉस्ट प्लस फ्रेट, क्योंकि कोई रॉ मटेरियल है जो किसी और की फैक्ट्री में पड़ा है और उसकी ट्रेडिंग के रूल्स ऐसे है कि भाई आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस खुद बेयर करना है, तो जब तक वो चीज हमारी फैक्ट्री तक आएगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं। सो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू रॉ मटेरियल हो गया। आप लोगों ने बचपन में अकाउंट्स में वो फिक्स्ड एसेट में पढ़ा होगा तो कि असेट को पुट टू यूज करने के पहले के जो कॉस्ट्स होते हैं वो आप कैपिटलाइज करते हो, याद है? सो सिमिलर कॉन्सेप्ट कि ये फ्रेट हमको क्यों पे करना पड़ा, क्योंकि हमें वो रॉ मटेरियल वहां से यहाँ लाना था, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो था ही, प्लस हमने क्या बोला, फ्रेट भी ऐड होगा। फिर मैंने क्या बोला कि जब आपको पता होता है कि नॉर्मली इतना लॉस हो जाएगा, तो आपको पता है कि पर यूनिट 5 का नुकसान हो जाता है किसी रीजन से, तो आप लोग क्या कर दोगे, आपके प्रोडक्ट में ही वो ऐड कर दोगे कॉस्टिंग, ताकि जब आपको सेल करना हो तब आपको आइडिया है कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट क्या होने वाला है। करेक्ट? तो नॉर्मल लॉस, ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान देना है, एबनॉर्मल दिया हो तो नहीं ऐड करना है, लेकिन नॉर्मल जो कॉस्ट होगा, नॉर्मल लॉस है या फिर नॉर्मल स्क्रैप जो हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऐड कर देंगे कॉस्ट। एंड कई बार आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो तो यार रीजनेबल बात है, वो लोग बोल रहे कि भाई सर डिस्काउंट मिले तो प्लीज माइनस कर देना, क्योंकि डिस्काउंट जो मिला है वो तो अपना कॉस्ट हुआ नहीं। तो हो सकता है उसने अपनी फैक्ट्री के बाहर लिस्ट लगाया कि प्रोडक्ट में 100 में बेचूंगा, लेकिन हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिला 5 रुपए का, तो हमें वो माइनस कर देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल का आप लोग एग्जाम व्यू पॉइंट में क्या रखोगे ध्यान, ये तो आने वाला ही था, उसमें कोई डाउट नहीं था। ये और 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्या, फ्रेट, नॉर्मल लॉस एंड डिस्काउंट। डन। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो लेबर में भी क्या होता है, वैसे तो आप बोलोगे सर फैक्ट्री वर्कर में, जो भी फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो सब डायरेक्ट लेबर ही हुआ ना। हाँ, लॉजिकली करेक्ट, लेकिन हमें एकदम डिटेल में परफेक्ट कॉस्टिंग चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेबर को भी क्वांटिफाई करते हैं पर्टिकुलर काम के अगेंस्ट। सर मतलब कि जो पर्सन है उसका जो प्रोडक्ट बनाने में टाइम जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि हमारा एक प्रोडक्ट बनने में 1 आवर होता है, ठीक है, एक पर्सन से। दिन में हम लोग 8 आवर्स की शिफ्ट करवाते हैं एंड वीक में हम लोग क्या है 5 डेज काम करते हैं। तो एक प्रोडक्ट 1 आवर में हो रहा है, यानी एक दिन में कितना होगा, तो बोले सर 8 आवर्स होते हैं यानी 8 प्रोडक्ट हुए, और वीक में 5 दिन है यानी 8 5 40। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टली हमने ट्रेस किया कि भाई 8 लोग अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो एक वीक में कितना यूनिट बना देगा, 40। इसे बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड वेजेस। लेकिन डियर फ्रेंड्स, डू यू रियली थिंक कि अगर एक पर्सन एक वीक काम करेगा तो एग्जैक्ट 40 बना देगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, वो मशीन थोड़ी ना है। क्योंकि यहाँ पे आपका अजम्पशन क्या है, वो जैसे ही आता है पंच इन करके एग्जैक्टली 8 आवर्स काम करेगा, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट डे उसी तरह से रेगुलरली आ जाएगा, और वीक के बाद क्या हो जाएगा, 40 प्रोडक्ट्स।
तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि कोई ब्रेक लेता है, एग्जैक्टली सेम स्पीड से आपका काम भी नहीं होता है। फिर कई बार क्या होता है कि मशीन मेंटेनेंस में चला गया तो मशीन बिगड़ गया तो ऐसे नॉर्मल चीजें होती है जो बीच में आ सकती है। तो एक हमारा जो डायरेक्टली रिलेटेड है कि हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 1 आवर्स में 1 यूनिट बनता है, तो हम लोग जब उसको डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई इतना वेजिस हुआ, लेकिन जनरली क्या होगा कि उसमें एडिशन आएगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि उसने 100 प्रोडक्ट बनाए, तो क्योंकि 1 आवर का हम लोग ने क्या बोला था, एक प्रोडक्ट 1 आवर, तो नॉर्मली क्या होगा, होना क्या चाहिए कि हमने उसको कितना पैसा दिया होगा, 1 आवर है हर एक प्रोडक्ट का, तो 100 प्रोडक्ट के लिए आपको उसने कितने टाइम लिए होंगे, 100 आवर्स। और मान लो कि हम उसका रेट क्या रख रहे हैं, $10 पर आवर। तो डायरेक्टली रिलेटेड वेजेस कितना हुआ, 1000। लेकिन डियर फ्रेंड्स, क्या ऐसा होगा कि हमने उसको इतने काम के एग्जैक्ट 1000 दिए होंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1000 का कैलकुलेशन तो इस चीज पे बेस्ड है कि बंदा एक रोज टाइम से आ जाता है, रोज परफेक्ट आवर्स में काम करता है, उतने ही टाइम में काम खत्म कर देता है, कोई छुट्टी नहीं लेता है, कोई मशीन नहीं बिगड़ता है। करेक्ट। तो जब हम लोग मान लो कि 100 यूनिट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक तो ये आ गया कि भाई डायरेक्टली रिलेटेड वेजेस। लेकिन जैसे ऊपर हमने क्या बोला था कि जो भी नॉर्मल लॉस होता है वो हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज कर देते हैं, ताकि हम लोगों को जब कस्टमर को बेचना है तो हम प्रॉफिट भी उस हिसाब से गिने। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल डाउन टाइम ऐड कर दिया कि ऐसा काम जहां पे अपना प्रोडक्ट नहीं बन रहा है लेकिन ऐसा टाइम चला जाता है। तो मशीन सेटअप, तो कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है कि काम चालू करने से पहले मशीन सेटअप करने में ही 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा जा सकता है। तो वर्कर आके वो सारी प्रोसेस करेगा, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। फिर जैसे कि ब्रेक्स, तो आपके ब्रेक्स हो सकते हैं, कभी कभार सिस्टम खुद ब्रेक डाउन हो सकता है। ट्रेनिंग, कई बार क्या होता है कि किसी को भी हम लोग कोई नया मशीन लाया या फिर नया एम्प्लॉय आया, तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, सीधा थोड़ी बोल देंगे कि भाई 1 यूनिट 1 आवर में बनना चाहिए, चलो लग जाओ। तो ये जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तब क्या कोई प्रोडक्ट बन रहा है? तो बोले नहीं बन रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? तो ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड हो गई। तो सबसे बेसिक की बोले कि सर 1 यूनिट के लिए 1 आवर लग रहा है और 1 आवर का हम लोग $10 दे रहे हैं, तो उसके बेस पर अपने जितने भी यूनिट्स बनाए, वो जो कैलकुलेशन आया वो क्या है, वेजेस एंड सैलरी डायरेक्टली रिलेटेड। फिर जो नॉर्मल डाउन टाइम में, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसका भी पैसा तो देंगे ही ना आप। मान लो कि कोई नया एम्प्लॉय आया, तो आपने पहले 2 दिन ट्रेनिंग की और बाद में 28 डेज उसने काम किया, तो उसको सैलरी क्या 2 दिन काट के दिया जाता है? नहीं, ट्रेनिंग तो उसका ही पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि उसने 28 डेज काम किया, वो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली रिलेटेड, और 2 डेज की जो ट्रेनिंग थी वो कॉस्ट यहाँ पे आ गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लेबर कैसे बनेगा। डायरेक्टली रिलेटेड वेजेस सैलरी मतलब जो प्रोडक्शन में एक्चुअली लगा हुआ है आर से उनका कॉस्ट। और फिर जो नॉर्मल लॉस होता है, मतलब नॉर्मल डाउन टाइम, वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिंपल, दोनों में सेम ही है। ठीक है। वहां पे फ्रेट था, यहाँ पे फ्रेट आएगा नहीं, एम्प्लॉइज को ऊपर वहां से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना नहीं पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 1, सिंपल सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा, स्टोरी खत्म डायरेक्ट कॉस्ट की। FYT इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर कस्टम काउचेस। ठीक है, तो काउचेस बना रहे हैं वो लोग। रॉ मटेरियल्स मतलब फैब्रिक और लेदर यूज्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आर कंसीडर्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। तो सही बात है, अगर हम लोग काउचेस बेच रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो फैब्रिक्स खरीदते हैं, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल्स। फिर क्या बोल रहा है कि टाइम स्पेंट बाय अपहोल्स्टर टू मेक द काउच इज कंसीडर्ड डायरेक्ट लेबर। तो अपहोल्स्टर मतलब क्या है, वो जो वर्कर है, जो ये क्या बोलते हैं, कवर वगैरह जो सोफा वगैरह फर्नीचर्स पे चढ़ा रहे, फैब्रिक्स वगैरह, उसमें जो उसको टाइम लगता है,
तो ये पर्सन जो डायरेक्टली काउचिस में ये सब चीजें चढ़ा रहा है, काम कर रहा है, वो क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर। तो क्लियर है? वैसे आपको पहले ही पता भाई डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो आगे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट कैसे होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? ओवरहेड। नॉट इजीली ट्रेसेबल, तो अभी अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, करेक्ट, कि भाई एबीसी प्रोडक्ट थी, 100 वर्कर थे, 5 सुपरवाइजर थे, तो वो 5 सुपरवाइजर को कैसे इजीली ट्रेस करोगे एबीसी? तो इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। टिपिकली इनकट टू बेनिफिट 2 और मोर कॉस्ट पूल। तो हमारा एग्जांपल में क्या था? ए बी सी तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए काम हो रहा था। क्योंकि डियर फ्रेंड सिंपल है ना, इजीली ट्रेसेबल नहीं है, उसका मतलब यही हुआ ना कि 2 से ज्यादा में काम हो रहा है। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के लिए वो काम हो रहा होता तो फिर ट्रेसेबल में कैसे इश्यू? सीधा उसी को असाइन कर देते ना हम लोग कि भाई ये पर्सन प्रोडक्ट ए को ही सुपरवाइज करता है, तो वहां कैसा कंफ्यूजन? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, कब आएगा जनरली? तो बोले 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पे उसका क्या है? कॉस्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 2 या ज्यादा चीजों पे वो काम कर रहा है। डन। The specific benefit each cost gives the cost pool or object cannot be determined without making some sort of reasonable estimate. तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि हम लोग 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं एबीसी, 100 काम कर वर्कर से, और हमारे 5 सुपरवाइजर हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है कि एबीसी को ट्रेस करें, लेकिन कुछ एस्टिमेट लेना पड़ेगा कि हम लोग बोलेंगे कि भाई एबीसी के लिए 100 वर्कर है, तो इसके लिए कितने वर्कर है, इसके लिए कितने वर्कर है, इसके लिए कितने वर्कर है। तो मान लो कि यहाँ 50 लगे हुए, यहाँ 20 लगे हुए, यहाँ 30 लगे हुए, तो हम लोग सुपरवाइजर कॉस्ट भी 5:3 रेशियो में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज नॉट परफेक्टली, एकदम ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्टली ऐसा ही उसने क्या है कि फोकस किया होगा कि भाई सुपरवाइजर है तो उसने 5:2:3 में ही फोकस किया होगा, नहीं। लेकिन ये क्या है? रीजनेबल एस्टिमेट। समझ आ रहा है आइडिया? क्या बोलते हैं हम इसको? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज ओवरहेड। In the manufacturing business, such costs are also known as manufacturing overhead, factory overhead और factory burden। ठीक है। Indirect materials, तो direct materials तो आपने देखा, जिसके ऊपर काम होगा और प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल्स। तो सर इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या है? उसका ऑपोजिट। सर एग्जांपल, तो सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर फैक्ट्री क्वालिटी, नॉट यूज स्पेसिफिकली or could not be traced to completed product। तो फॉर एग्जांपल सेफ्टी इक्विपमेंट है कि भाई हमारे फैक्ट्री में क्या है कि भाई ये जैकेट पहनना जरूरी है, ग्लव्स पहनना जरूरी है, सेफ्टी शूज होते हैं डियर फ्रेंड्स, हेलमेट जरूरी है। तो ये सारी चीजें क्या है? आपका खर्चा तो होगा, लेकिन उसकी वजह से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा आप अलायंस क्या बोलते हैं, असाइन नहीं कर सकते ना। तो कई बार क्या होता है कि आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली कंप्लीटेड प्रोडक्ट को असाइन नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल, फिर से कस्टम काउचेस का एग्जांपल लिया है। इन एडिशन टू डायरेक्ट मटेरियल फॉर फैब्रिक, वुड एंड स्प्रिंग्स, it uses in the couch, company purchases cleaning supplies used in manufacturing area। तो जो एरिया है अपना, उसको साफ रखने के लिए जो क्लीनिंग सप्लाईज हम लोग खरीद रहे हैं। और दूसरा क्या बोला? स्मॉल रिप्लेसमेंट पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन। तो कई बार हमें क्या रखना होता है? प्रोडक्शन स्मूथ रखना होता है, तो छोटे छोटे पार्ट्स जो हमें पता है कि थोड़े थोड़े टाइम में बिगड़ सकते हैं, हम लोग ने क्या किया है कि वो स्पेयर्स में परचेस करके रखे। तो कौन सा आप स्पेयर पार्ट का कॉस्ट कैसे असाइन करोगे कि भाई ये स्पेयर पार्ट ने कब से लगाया हमने और उसमें से कितने प्रोडक्ट बने, करेक्ट? तो ये सारी चीजें क्या है कि बिजनेस के लिए जरूरी है, लेकिन आप एग्जैक्टली ट्रेस नहीं कर सकते कि भाई ये कौन से प्रोडक्ट में यूज हुआ। समझ आ रहा है? उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल्स। सेकंड क्या आया? इनडायरेक्ट लेबर। सर लेबर में ऐसा कैसे हो सकता है? वो काम करेगा वो तो हमें पता चलेगा। हाँ, वो फैक्ट्री वर्कर जो प्रोडक्ट पे काम कर रहा है वो पता चलेगा, लेकिन कोई सपोर्टिंग टीम होगी तो सर मतलब, तो जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ,
तो हम लोग फैक्ट्रीज में क्या रखते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में बेच दोगे तो आपकी इमेज बिगड़ेगी। तो अच्छी अच्छी कंपनीज क्या होती है, फैक्ट्री में उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ रखा होता है, तो जिसका काम क्या है, प्रोडक्ट बनाना नहीं है, प्रोडक्ट बन जाने के बाद वो क्वालिटी टेस्टिंग करेगा, और अगर उसके जो पैरामीटर्स है उसमें फॉल होगा, उतने प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए साइड में करेगा, जो कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकले उसको साइड में कर देगा कि भैया तो स्क्रैप में बेच दो या फिर रिवर्क करो। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये स्टेप नहीं होगा तो मार्केट में डिफेक्टिव प्रोडक्ट जाएंगे और अपनी कंपनी का नाम बिगड़ेगा। लेकिन क्या आप इसको कंप्लीटेड प्रोडक्ट के साथ असाइन कर सकते हो? सर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट तो कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद का काम है ये। दूसरा है मेंटेनेंस वर्कर्स। तो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती है, 100-200 मशीन्स वहां पे लगी हुई है, तो आपको क्या है, रेगुलर बेसिस पे ऐसे मेंटेनेंस वगैरह के काम के लोग हायर करके रखने पड़ते हैं। तो आप कैसे असाइन करोगे? फैक्ट्री सुपरवाइजर, तो हमने आज जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने वही था कि भाई ABC 3 प्रोडक्ट है, 100 वर्कर है और 5 सुपरवाइजर है। तो आप कैसे असाइन करोगे कि भाई वो कौन सी प्रोडक्ट में कितना इफेक्ट लगा रहा है? तो ये सब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट लेबर। एग्जांपल दिया है, ABC इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स कस्टम्स काउचेस, फिर फोर्कलिफ्ट ड्राइवर्स। फोर्कलिफ्ट पता है डियर फ्रेंड्स, फैक्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज या फिर स्पेयर पार्ट्स को मूव कराने के लिए वो लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर ही, तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्कलिफ्ट। मेंटेनेंस वर्कर, शिफ्ट सुपरवाइजर्स, जेनिटोरियल स्टाफ, भाई जो क्लीनिंग वगैरह कर रहा है, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन भी तो जरूरी है। तो जेनिटर है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाने वाला है, लेकिन वो पूरी फैक्ट्री को, पूरे प्रीमाइसेस को साफ रख रहा है, तो वो सब क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर। इंस्पेक्टर्स तो चेक कर रहा है भाई चीजें सही है या नहीं। इंजीनियर्स, ट्रेनिंग स्टाफ, अदर HR स्टाफ। दिस कॉस्ट आर इनडायरेक्ट लेबर आर इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो जरूरी है, लेकिन क्या है वो, इनडायरेक्ट लेबर। तो अगर आपने ऊपर पढ़ा हो तो क्या लिखा था, ये था, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर मैंने बोला था डिस्क्राइब लेटर। तो आपने देखा अभी अभी हमने जो इनडायरेक्ट लेबर का पॉइंट खत्म किया, उसमें लास्ट लाइन क्या था कि इनडायरेक्ट तो है, मतलब हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के साथ असाइन करें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुआ था वो तो है। तो क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इंक्लूड होगा। डन। अदर मतलब इसके अलावा भी, सर इसके अलावा भी क्या बचा है, तो बोले डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रेंट, ये भी तो खर्चे हैं। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, अगर खुद की नहीं है तो। आपने मशीन्स वगैरह लिए तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी तो एक्सपेंस है। तो अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में फिर से वही रिपीट किया है, ABC इनकॉर्पोरेशन इनकर्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, प्रोडक्शन वेयरहाउस रेंट, मशीन मेंटेनेंस, बिल्डिंग प्रॉपर्टी के टैक्सेस, आपकी जो लोकल म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं उसके जो टैक्सेस होते हैं वो, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज एक्सेट्रा। सर इसको भी इंक्लूड करेंगे, हाँ। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों आ जाएगी, लेकिन कौन सी, जो रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से। इनडायरेक्ट आप उसको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर पा रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, उसका क्राइटेरिया ये है कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी वो क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में तो आएगा। एक सिंपल समरी, लेकिन लॉजिकल समरी, क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी कोई डिफाइंड चीज नहीं है कि हमने बोल दिया कि भाई ये जो चीज है वो डायरेक्ट है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज का कॉस्टिंग निकाल रहे हो। सर मतलब ये कि हमारे पास दो फैक्ट्रीज है, एक अहमदाबाद है, एक वडोदरा है। ये फैक्ट्री के अंदर हम लोग 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। और
यहाँ पे हमने क्या है, वर्कर्स रखे, सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते, एंड 5 सुपरवाइजर्स। ठीक है, ये हमारे गुजरात की फैक्ट्रीज है। फिर हमने हिमाचल प्रदेश में भी फैक्ट्रीज रखी हुई है, ठीक है, तो स्टेट वाइज वो अलग है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप ये प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे हो ना, आपका कॉस्ट ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट ए बी सी है ना, तब ये सुपरवाइजर को मुझे सैलरी जो मैं ले रहा हूं ना, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ आ रहा है? अगर आपका जो टारगेट है, गोल है, वो क्या है, एबीसी की कॉस्टिंग, यानी हमारे प्रोडक्ट जो फैक्ट्री अहमदाबाद की फैक्ट्री पे जो काम हो रहा है उसके बारे में हमारा टारगेट कॉस्ट है, तो सुपरवाइजर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली कोरिलेट इट टू ए बी एंड सी। लेकिन अब मैं आपको एज अ कॉस्ट मैनेजर, आपका होमवर्क ये है कि गुजरात की फैक्ट्रीज का कॉस्टिंग निकालो, कि भाई गुजरात में जो फैक्ट्रीज हमारी चल रही है उसका कॉस्टिंग निकालो। तो ये सेम जो सुपरवाइजर्स की जो सैलरी है डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि अब हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, तो बोले गुजरात में जो काम हो रहा है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट। तो आप लोग डिफरेंस समझे कि जब मुझे एबीसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना था तो वो सुपरवाइजर्स क्या हो जाता था, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन मैंने स्पेक्ट्रम ब्रॉड किया और अब मैंने बोला कि मुझे गुजरात के बेस पे कॉस्टिंग करना है, तो गुजरात की फैक्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूंगा, तो क्योंकि ये सुपरवाइजर कहाँ है, गुजरात में ही है, तो उसका पूरा कॉस्ट गुजरात में तो एलोकेट होने वाला ही है। एबीसी में कंफ्यूजन है, तो अगर आप गुजरात बेस कर रहे हो तो वो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। ये समरी आप समझ में आया आपको, कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है, कोई परमानेंट चीज नहीं है, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि क्या चीज आप एनालाइज कर रहे हो। ओके, so for example, salary of employee who supervises different manufacturers is indirect if the cost object is each product. However, salary is direct if cost object is factory as a whole. Concept clear? Prime cost and conversion cost. ठीक है, ये अगर आपने कॉस्टिंग बेसिक भी पढ़ा है कहीं पे बीकॉम वगैरह में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो डजंट मैटर, याद रखना है ये दो चीजें। प्राइम कॉस्ट, क्योंकि कई जगह पे वो लोग क्या है कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे कि भाई प्राइम कॉस्ट इतना है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्राइम प्राइम बोल रहा है क्या। तो प्राइम कॉस्ट क्या है कि सबसे मेन दो चीजें क्या है कि एक तो मटेरियल चाहिए और डायरेक्ट लेबर चाहिए, मतलब लोग चाहिए जो उसके ऊपर काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, याद रखना है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। फिर सेकंड क्या बोला, कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब कि चीज को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट हुआ वो। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आया कि मटेरियल तो आ चुका था लेकिन उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है कि उसमें लोगों को काम करना पड़ेगा प्लस दूसरे खर्चे आएंगे। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ये आपको याद रखना है। फिर वो लोग एक अच्छी सी सलाह दे रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं, डू नॉट एड प्राइम कॉस्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट्स टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। बोल रहे सर क्यों नहीं करने का, तो बोल रहे कि ऐसा करोगे ना तो दोनों में डायरेक्ट लेबर है, डबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम कुछ ऐसा करने वाले थे नहीं, लेकिन ठीक है अभी मॉड्यूल में हम लोग ने लिख दिया ये क्या, कि टोटल कॉस्ट होगा लेकिन कैसे होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड। आप प्राइम प्लस कन्वर्जन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे अपना जो डायरेक्ट लेबर वाला जो हीरो है वो दोनों जगह पे बैठा है। तो आप प्राइम प्लस कन्वर्जन करोगे तो दोनों में लेबर आ जाता है, तो डबल ना हो जाए। क्या याद रखना है, प्राइम क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर, कन्वर्जन क्या होता है, लेबर प्लस ओवरहेड।
और दोनों प्रोडक्ट टोटल के लिए आप प्राइम प्लस कन्वर्जन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में डायरेक्ट लेबर होता है, डबल हो जाए। अब ये चीज तो आपने आई थिंक पता ही होगा, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, करेक्ट। तो फिक्स्ड का मतलब क्या है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है आपकी एक्टिविटी से। मान लो कि आप लोगों ने कोई बिजनेस चालू किया, आपकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री मेरी है, मैंने आपको रेंट पे दी, करेक्ट, रेंट है 1 लाख पर मंथ। तो आप लोग 1000 यूनिट बनाओ, आप करोड़ों का सेल करो या आपका 0 सेल हो या आपका 5 लाख का सेल हो, डजंट मैटर, जैसे ही मंथ होगा आपको रेंट देना पड़ेगा 1 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी से उसे कोई लेना देना नहीं। आप कुछ मत बेचो तो भी इतना, आप अच्छा बिजनेस करो तो भी। ये क्या रहने वाला है, फिक्स्ड। एंड वेरिएबल क्या होता है कि ये एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। तो क्या होगा कि आप 0 यूनिट्स करोगे तो कॉस्ट भी 0 होगा। 1 यूनिट का मान लो कि 10 है तो 10 यूनिट्स का क्या हो जाएगा 100। करेक्ट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। आई एम श्योर ये आपको पता ही है। तो फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल यहाँ पे बोला गया है, फिर ग्राफ्स वगैरह दिखाए कि सर वेरिएबल कॉस्ट का कैसा होगा, फिक्स कॉस्ट का कैसा। पहले फिक्स कॉस्ट देखते हैं। ये क्या है, क्वांटिटी इन यूनिट्स। और ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपने देखा कि हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्या है 1000। तो जब वो फिक्स कॉस्ट है तो देखो 0 यूनिट पे भी कॉस्ट कितना है 1000, 4 यूनिट पे भी 1000, 8 पे भी क्या रहेगा 1000, तो फिक्स कॉस्ट का स्लोप जो होगा ग्राफ में वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट, बिकॉज लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसी चीज को आप वेरिएबल में देखो क्या हुआ, 0 पे कॉस्ट भी कितना है 0। फिर देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कैसे जा रहा है, कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या ऐसा होगा, स्लोपिंग होगा। क्यों, क्योंकि जितने कम यूनिट उतना कम कॉस्ट। तो जितने ज्यादा यूनिट उतना ज्यादा कॉस्ट। तो फिक्स्ड में रिलेशन क्या रहता है, स्टेबल, कि डजंट मैटर आप क्या भी करो मेरा कॉस्ट इतना ही रहेगा। वेरिएबल क्या है, जितने कम यूनिट्स इतना कम कॉस्ट, जितना ज्यादा यूनिट्स उतना ज्यादा कॉस्ट। तो ये स्लोप आपने देख लिया। कभी कभार रेयर केस में क्या होता है कि हमारी कोई प्रोडक्ट जो होती है वो सेमी वेरिएबल होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही, कि आप कुछ करो या ना करो 4500 तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लस पर यूनिट आपका 100 कॉस्ट है। तो ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। 0 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी 4500 का कॉस्ट तो होने वाला ही है, प्लस पर यूनिट क्या बोल रहा है 100 का कॉस्ट। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी वेरिएबल, मतलब फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों। तो सर उसका चार्ट, तो उसका चार्ट देखो ऐसा होगा, फिक्स्ड का है अकेला का है, ये क्या है ब्लू लाइन फिक्स्ड कॉस्ट की है, और टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो देखो मिनिमम कितना है 1000 तो रहने वाला ही है। ऊपर देखो कहां से स्टार्ट हो रहा था वेरिएबल, 0 से। लेकिन जब सेमी वेरिएबल होगा तो 0 यूनिट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट तो होगा ही, करेक्ट। तो सेमी वेरिएबल स्टार्ट कहां से होगा, फिक्स कॉस्ट से। एंड फिर क्या है कि ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो स्लोप। ठीक है, ये एग्जांपल्स और ये स्लोप कैसे बनाना है मैं एक्सेल में आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। आपके एग्जाम में आपको कोई स्लोप वगैरह बनाना नहीं है, बस प्रैक्टिकली मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग कोई एक्स्ट्रा जगह पे हो या फिर फ्यूचर में क्या है बॉस वगैरह को प्रेजेंटेशन वगैरह देना है। तो टॉप लेवल पे क्या होता है कि आपके जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं होते। सर क्या बात करते हो, मतलब पढ़े लिखे मतलब उनका एक्सपर्टाइज अदर एरिया में होता है, करेक्ट। जरूरी थोड़ी है कि भाई सब जगह पे जो ऑनर होगा वो कॉमर्स बैकग्राउंड ही होगा। तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स वगैरह में क्या होता है कि आपके फिगर्स काम के होते हैं, लेकिन आप अगर उसको डिटेल में समझोगे तो कुछ नहीं समझेगा। लेकिन आप ऐसे चार्ट रिप्रेजेंटेशन या पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या है उनको दिखेगा कि भाई गुड। तो कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्लोप वर्क वगैरह भी क्या है, एकदम सिंपल है। 1 क्लिक में आप एक्सेल में डेटा डालो और इसको कन्वर्ट टू चार्ट करो तो आपको रिलेशनशिप का चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेम टाइमिंग्स रहेगा 6 बजे का। ओके,
लिंक आप ज्वाइन होने से पहले चेक कर लेना कि मैंने कोई चेंज किया है कि वही लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। आई होप आपके लेक्चर में आपको कुछ समझ में आया हो जो मैंने समझाया। कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है ही, ठीक है। आज का सेशन यहाँ पे एंड कर दे। हैव फन।